हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम जो इकोनॉमिक सर्वे का 10th चैप्टर कर रहे थे उसकी सेकंड क्लास देख करेंगे आज कंप्लीट। हमने लास्ट क्लास में जो पॉलिसी सपोर्ट था और जो डिफरेंट टाइप के हमारे पावर सोर्सेस थे वो देख चुके थे हम। आज हम देखते हैं कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। पहला तो देखो, परवरिश 3.0 आया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है ये। जितने भी हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्लियरेंसेस वगैरह चाहिए होंगी वो हम इस परवरिश 3.0 जो है उसके थ्रू ले सकते हैं। ये एक तरह का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। इसमें डिजिटल अप्रूवल्स मिलते हैं और पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल देखें परवरिश की तो वो है प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इन इंटरएक्टिव वर्चुअली इनेबल्ड सिंगल विंडो हब। काफी बड़ा नाम है। छोटे मोटे एग्जाम में तो एक क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि परवरिश की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखें। ठीक है, प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअली इनेबल्ड सिंगल विंडो हब। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। MOEF जो हमारा है फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस के लिए। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और जो हमारा कोस्टल रेगुलेटेड जोन होता है, ओके, CRZ क्लियरेंस के लिए। इन क्लियरेंसेस के लिए हमारा परवरिश 3.0 यूज होता है। नेशन वाइड हमारा यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है। कंसेंट टू स्टेब्लिश ऑपरेट थ्रू अमेंडमेंट इन वाटर एंड एयर एक्ट। दिसंबर में अभी ये चेंजेस किए गए हैं, दिसंबर 2025 के अंदर वाटर एंड एयर एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं, जिसके अंदर क्या है कि कुछ जो टर्म थी, जैसे जो छोटे मोटे जो एक्शंस थे उस पर सीधा जेल की जो टर्म थी उसको जेल से हटा के और फाइन कर दिया गया है। फाइन लगाना ही सिर्फ इनफ होगा उन कामों के लिए। जैसे कोई फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हैं तो उनके लिए भी जेल थी पनिशमेंट, अब उसमें सिर्फ फाइन देना होगा आपको। तो बहुत सारी चीजें रिफॉर्म करी गई है उसके अंदर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन माइनिंग रेगुलेशन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक मिनरल्स के लिए जो हमारे माइनिंग रेगुलेशंस थे वो स्ट्रीमलाइन कर दिए गए। थर्ड पार्टी एनवायरमेंटल ऑडिट्स कर दी गई हैं, तो एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 आ गए हैं उसके लिए। ये सब चीजें मेंस में काफी काम आएगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अपडेटेड ग्रेडेड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एनकरेज बेटर कंप्लायंस। मींस अब क्या किया ना कि पोल्यूशन लेवल के अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ये 5 जगह पे डिवाइड किया इंडस्ट्री को, वो भी पोल्यूशन लेवल के अकॉर्डिंग। अगर पोल्यूशन इंडेक्स हमारा 80 से ऊपर होगा तो उस इंडस्ट्री को हम रेड फ्लैग बोलते हैं। रेड इंडस्ट्री की कैटेगरी में वो आएगा, जिसमें आता है हमारा सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड डिस्टिलरीज, यह हमारा आता है रेड इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑरेंज इंडस्ट्री में हमारा आता है 50 से 80 के बीच में जो हमारा पोल्यूशन इंडेक्स रहेगा। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई सेल्फ बैटरी और कोल वॉशरीज, ये सब आता है हमारा ऑरेंज में। ग्रीन में क्या आता है, जो 25 से 55 के बीच में हमारा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर, चिलिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। और व्हाइट में जिसमें पोल्यूशन बहुत ही कम है, जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 25 से कम है, असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और ब्लू जो है वो CPSC बेस्ड फॉर्मूला के बेस पे बनाया गया है, ब्लू कैटेगरी। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो हमारी होती है, जैसे लैंड सैनिटरी लैंडफिल्स हो गया, इंटीग्रेटेड सैनिटरी लैंडफिल्स हो गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, तो ये सब हमारे ब्लू कैटेगरी में आएगा। ओके, मूविंग, प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी से क्या मतलब है? सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हम समझते हैं। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम एक मोबाइल से समझते हैं कि कुछ गोल्ड हमने लिया, कुछ सिल्वर हमने लिया और PCB बना डाली और बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिए। ठीक है, ये सभी काम में आता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इससे अपना PCB बन गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब PCB से हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। सपोज करो इस मोबाइल की एज है 5 इयर्स, 5 साल बाद में इसके कंपोनेंट्स भी डेड हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट भी डेड और इसकी बैटरी भी डेड है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि इसको सिर्फ ऐसे वेस्टेज की तरह फेंक नहीं दिया जाता है। इससे क्या करता है कि इसको ब्रेक किया जाता है, इस कंपोनेंट से वापस सिल्वर, गोल्ड और जो भी रिकवरेबल मटेरियल है, ओके, जितना भी रिकवरेबल मटेरियल है वो सारा वापस निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसमें से। और हमारी जो बैटरी है, बैटरी में से भी इसको भी हम
रिसाइकिल कर लिया जाता है, ठीक है, रिसाइकिल कर लिया जाता है। और अगर इनसे बैटरी दोबारा बन सके तो ठीक है, अदरवाइज इसको सेकंड किसी स्टेज में किसी और मटेरियल बनाने में यूज में लिया जाता है, मींस एक तरीके से। और जो वेस्टेज चीज है, इसमें से वेस्टेज चीज है, उसको हम लैंडफिल्स वगैरह या फिर प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये होता है एक सर्कुलर इकोनॉमी, मींस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे तक पूरा साइकिल हम कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में इसको छोड़ नहीं रहे। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सर्कुलर पॉलिसी, ये सर्कुलर जो इकोनॉमी का कंसेप्ट अभी थोड़े साल पहले ही आया था। तो हम प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं कवरिंग 10 वेस्ट कैटेगरीज, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेमवर्क फॉर मल्टीपल वेस्ट स्ट्रीम, बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक। एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया है हमने पूरी तरह से, पहली चीज। दूसरी बात, हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट लेके आए। तीसरा, हम सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट लेके आए। ईपीआर क्या है? ईपीआर देखते हैं हम, ईपीआर क्या है। एनवायरमेंटल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसको हम समझते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। हम एग्जांपल लेते हैं टाटा का। टाटा ने एक ईवी बनाई, ठीक है, टाटा नेक्सॉन ले लेते हैं, फेवरेट कार है इंडिया की ईवी के अंदर। तो सपोज करो टाटा ने टाटा नेक्सॉन बनाई, ठीक है, इसकी एज आती है 15 साल। 15 साल तक ये यूज हो गई टाटा नेक्सॉन, उसके बाद में ये गाड़ी डेड हो गई। तो ऐसा नहीं कि टाटा ने ये गाड़ी बनाई और इसकी बैटरी बनाई और टाटा फ्री है, नहीं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि 15 साल बाद में जब गाड़ी डिस्पोज होगी ना, तो आपने जितना मटेरियल इसमें दिया है उसको आपको वापस रिसाइकिल भी करना है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, रिसाइकिल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर ये क्या करेंगे, इस बैटरी को फिर जब 15 साल के बाद में ये गाड़ी डेड हो जाएगी, तो टाटा की पॉलिसी क्या है कि आप इसको लाइए हमारे पास में, और इसको आप जब गाड़ी को डिस्पोज करोगे तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उससे आपको 45,000 रुपए तो सर्टिफिकेट में पैसा मिल जाएगा डिस्पोज करने का 15 साल बाद में गाड़ी को। प्लस आपको जो नई गाड़ी आप हमसे लोगे दूसरी, उसमें हम आपको टैक्स में फिर से 1.5 लाख की छूट दे देंगे, ठीक है। इस तरह से इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो गाड़ियां हैं वो वेस्ट ना जाके, जो जैसे कि गाड़ियों के अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज यूज करते हैं, अगर उन बड़ी बड़ी बैटरीज को आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करोगे, रिसाइकिल नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद में इन बैटरीज के कारण, क्योंकि इसमें लेड होता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी के लिए। तो अगर वो लेड अगर हमारी बॉडी के अंदर थ्रू जाने लग जाएगा जमीन से, क्योंकि हमारी जो क्रॉप वगैरह जनरेट होती है वो तो जमीन में होती है, फसल खेती वही करते हैं हम, तो लेड हमारे उसके थ्रू जाने लग जाएगा, फूड साइकिल में लेड आ जाएगा। वो सब अवॉइड करने के लिए ये ईपीआर का कंसेप्ट है कि आप हमको एज इट इज गाड़ी वापस लाकर दीजिए, 15 साल बाद में जब डेड हो जाती है हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट का क्या हुआ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, जो बना रहा है वही रिसाइकिल करेगा। दूसरा, लोगों को क्या है ना कि इंसेंटिव मिल रहा है, भैया आप पुरानी कार वापस देके आओ, नई गाड़ी लोगे तो 2 लाख रुपए का इंसेंटिव है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। डीक्रिमिनलाइजेशन थ्रू द जन विश्वास एक्ट, ये जन विश्वास एक्ट लेके आए थे हम दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में जन विश्वास एक्ट आया था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जो आप मान लीजिए कि मिस्टेक्स वगैरह हमसे हो जाती है इंडस्ट्री पर्सन से, तो उसमें क्या था कि सिर्फ जेल एज ए फाइन, जेल और फाइन दोनों टर्म था, ठीक है। आपको जेल भी होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। उन सब चीजों को, छोटे मोटे जो भी गलतियां थी उन सबको जेल हटा के सिर्फ फाइन तक ही सीमित रखा है। किस किस में चेंज किया है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाटर एक्ट 1974। इन पांचों के अंदर जन विश्वास एक्ट एक लेके आए हैं और इनमें छोटे मोटे जो चेंजेस किए हैं वो जेल का टर्म हटा के और सिर्फ फाइन उसमें पनिशमेंट रखा है। रेशनलाइज ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज को क्या ना कि जैसे जो भी इंडस्ट्री बनाता था उसका कुछ ना कुछ पोल्यूशन एनवायरनमेंट में होता ही है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है नहीं कि जिससे पोल्यूशन हो ना।
ठीक है। तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मैंडेटरी ये कर रखा था कि आपको ग्रीन बेल्ट भी बनाना पड़ेगा। जितना आप पोल्यूशन कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रीन बेल्ट आपकी एरिया के अंदर जनरेट करना पड़ता था, ताकि क्या है कि वो बैलेंस कर सके पोल्यूशन को और ग्रीन बेल्ट को। तो बेस्ड ऑन पोल्यूशन पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट पार्क्स एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सपोज करो आपकी कुछ ये CO2 के अंदर नापी जाती है जो हमारा पोल्यूशन होता है, तो आपने 1 यूनिट अगर पोल्यूशन किया है तो 1 यूनिट के बराबर आपको ग्रीनरी भी, ग्रीन प्लांट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट है ग्रीन बेल्ट जनरेट करने का, कि जो इंडस्ट्री जितना ज्यादा पोल्यूशन करेगी उसको उतना ज्यादा ग्रीन बेल्ट लगाना पड़ेगा खुद के एरिया के अंदर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क देखने से पहले हम जो एडिशनल डिटेल्स है वो देख लेते हैं, ताकि इसको समझने में थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ओके, ये है हमारा IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ये क्या है? ये रेगुलेट करता है बैंकिंग को, कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस को, फिनटेक एक्टिविटीज इन इंडिया ऑल ओवर एज ए मीन्स, इनको जैसे बैंक्स को है RBI कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट वगैरह जो होता है उसको SEBI कंट्रोल करता है, पर इनके ऊपर एक बॉडी बनाई है ये IFSCA, ओके। ये ऑल ओवर कंट्रोल देखती है, मीन्स वर्किंग देखती है, ऑल ओवर डायरेक्शंस देती है। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये क्या है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये है मैंडेटरी ESG रिपोर्टिंग बाय फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय SEBI। ये SEBI ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या होता है ना, इनको एनवायरमेंट, ESG का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो सोसाइटी को कुछ प्रोडक्ट दे रही है, सोसाइटी से वो इनकम जनरेट कर रही है, तो इनका मानना ये है कि आपका सोसाइटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी को अगर कोई चीज खरीद रहे हो तो सोसाइटी आपको, आप प्रोडक्ट दे रहे हो और सोसाइटी आपको पेमेंट दे रही है, सिर्फ इतना सा रिलेशन नहीं है एक इंडस्ट्री और सोसाइटी का। इनका मानना यह है कि सोसाइटी के रिगार्डिंग आपका और भी बड़ा वो सोसाइटी के लिए आपका और भी कई सारे कर्तव्य बनते हैं। जैसे कि अगर आप सोसाइटी को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं और बदले में सोसाइटी आपको क्या दे रही है? पेमेंट कर रही है उस चीज का, उस प्रोडक्ट का, बट आपका जो पेमेंट आपको मिल रहा है उसके लिए आपको सोसाइटी को गिव बैक देना चाहिए। कैसे देना चाहिए सोसाइटी को वापस? आपको सोसाइटी को वापस पे बैक कैसे करना है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम करिए जो एज अ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। तो वो क्या है? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क निकाला है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, कंडीशंस, ताकि आप सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लें। तो ये एक तरह से इनिशिएटिव है। आप ऐसा मान लो कि SEBI ने इनिशिएटिव लिया है कि हम ये गाइडलाइंस आपको देते हैं, आप इनको फॉलो करते हुए सोसाइटी के लिए आपके अकॉर्डिंग, जैसे जो CSR में क्या करते थे, हमारे प्रॉफिट का 3% सोसाइटी पे वापस खर्च करते थे, उसी तरह से आप एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस के रिगार्डिंग आप ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें से आप कुछ भी चूज करिए और आपकी जो प्रॉफिट आपको हो रहा है उसमें से कुछ इसमें सोसाइटी पे खर्च करिए या फिर एनवायरमेंट पे खर्च करिए, है ना। टू डिस्क्लोज देयर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस, ओके। तो उनको डिस्क्लोज करनी होगी कि आपने जो आपका इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है उससे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपको डिटेल में परफॉर्मेंस आपकी डिस्क्लोज करनी होगी और कुछ पैसा आपको खर्च भी करना पड़ेगा उसमें। तो ये मोटा मोटा कहानी है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। नाम से पता चल रहा है भाई बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ये। तो देखते हैं 2017 से 2025 तक, 2017 से 2025 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं फ्रेमवर्क के अंदर। 2017 में सबसे पहले डिस्क्लोजर नॉर्म्स हम लेके आए थे फॉर इश्यूएंस एंड लिस्टिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स के लिए, ग्रीन बॉन्ड्स का कंसेप्ट SEBI लेके आई थी 2017 के अंदर। फिर 2021 में हम लेके आए BRSR बाय SEBI, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फॉर टॉप 1000 कंपनीज। टॉप की जो 1000 कंपनीज है उनके लिए ये BRSR मैंडेटरी कर दिया गया था। फिर 2022 में हम लेके आए फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है ना कि फ्रेमवर्क लेके आई थी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का। गाइडेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लैंडिंग बाय IFSCA। IFSCA हम देख ही चुके हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस एंड सेंटर अथॉरिटी है हमारी।
उन्होंने सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लैंडिंग स्टार्ट करी थी। मींस जो जो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होंगे ना मार्केट में, जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे, उनको IFSCA फंड करना स्टार्ट करेगा। फिर हम BSR यहाँ लेके आ गए थे 2021 में। 2023 में हम BSR कोर करके कुछ लेके आया है सेबी। इसमें क्या हुआ, अश्योरेंस बेस्ड रिपोर्टिंग बाय की ESG इंडिकेटर, वैल्यू चेन डिस्क्लोजर इंट्रोड्यूस टू ग्रीन वॉशिंग एंड इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑन सस्टेनेबल डेटा। मींस ग्रीन वॉशिंग का क्या कंसेप्ट है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं तो हमको ये न्यूज समझ में आएगी। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कोई भी इनिशिएटिव आपका ऐसा हो कि वो दिखने में तो ऐसा लगे कि वो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट के लिए कोई बेनिफिशियल हो ना। मतलब वो आप काम कुछ और कर रहे हो और दिखा रहे हो हम ये इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब आप सिर्फ नाम के लिए दिखा रहे हो कि हाँ ये देखो हम ग्रीनरी और एनवायरमेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आपका मोटिव कुछ और होता है, तो वो ग्रीन वॉशिंग होता है। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए ग्रीन वॉशिंग वगैरह जो कंपनियां करती थी, प्राइवेट कंपनियां, तो हम BRSR कोड लेके आए थे। उसमें अश्योरेंस बेस्ड रिपोर्टिंग थी कि ESG एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस इंडिकेटर्स थे। ये लिस्ट है इंडिकेटर्स की, है ना। वैल्यू चेन डिस्क्लोजर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस, वैल्यू चेन डिस्क्लोजर इंट्रोड्यूस किया था कि आप आपकी पूरी चेन डिस्क्लोज करिए, कहां से कौन सा मटेरियल आप उठा रहे हो, कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और क्या फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जिससे हमको ग्रीन वॉशिंग वगैरह ये जो हमारे जो चैलेंजेस थे उसको दूर किया जा सके। ठीक है, फिर हम लेके आए, एक हम फ्रेमवर्क लेके आए थे ग्रीन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, वो RBI लेके आया था फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस डेब्ट सिक्योरिटीज अदर देन ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज बाय सेबी। तो फिर से एक और फ्रेमवर्क हमें लेके आए 2025 में, एनवायरमेंट सोशल ESG, जो आप शॉर्ट में अगर बोले तो ESG डेब्ट सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज लेके आइए, डेब्ट सिक्योरिटीज जैसे ग्रीन बॉन्ड होते थे वैसे ESG डेब्ट सिक्योरिटीज सेबी लेके आया है। और रिवीजन किया है BSR कोर का, टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस एंड असेसमेंट, ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑन ग्रीन क्रेडिट्स। ग्रीन क्रेडिट्स के ऊपर तो आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर करिए, अलोंग विद टाइम चेंजेस करते रहते हैं। देखो फ्रेमवर्क में इतना डिटेल में हमको घुसने की जरूरत है नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कौन सा फ्रेमवर्क कब आया था, बट आपको बस मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि BRSR क्या है, IFSC CA क्या है, इनका क्या यूज है और क्यों लाए गए हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये इन्वायरमेंटल हमारे फ्रेमवर्क हैं, ESG हमारा इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, टॉप की 1000 कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे इंडिया का एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, वैसे हर स्टेट ने भी खुद का एक्शन प्लान बनाया है क्लाइमेट चेंज के लिए। ग्रीन डिपॉजिट्स आर बैंक डिपॉजिट्स वेयर द मनी इज यूज्ड ओनली टू फाइनेंस एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। ये बात हम कर चुके हैं। ग्रीन डिपॉजिट्स क्या होता है कि जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है उनको फंड करने के लिए जो बैंक में डिपॉजिट अलग से रखा जाता है वो हमारा ग्रीन डिपॉजिट्स है। तो अगर स्टेट एक्शन प्लान 2010-15 का देखें हम और इसमें 2020 ऑनवर्ड देखें, तो इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे SAP-CCC में। ब्रॉड अलाइनमेंट विद NAP-CC मींस जो हमारा SAP-CC था वो NAP-CC से अलाइंड था, जो उनकी मिशन थे वैसे ही, मतलब ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ था। प्रीडोमिनेंटली किया था, मिटिगेशन ओरिएंटेड था ये सेक्टर, मतलब किसी भी चीज को कम करने का तरीका ही हमने इसमें लिख रखा था, भाई हम इसको ऐसे कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे, पोल्यूशन को इस तरह कम करेंगे, वाटर पोल्यूशन को इस तरह कम करेंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें अडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। ओके, हम मूव कर रहे हैं मिटिगेशन टू अडाप्टेशन से। स्टैंड अलोन क्लाइमेट प्रोजेक्ट थे, कोई भी मतलब इंटरलिंकिंग नहीं था क्लाइमेट प्रोजेक्ट का, वाटर का एयर के साथ नहीं था, एयर का विंड के साथ में नहीं था, सॉरी एयर विंड तो एक ही हो गए, वाटर का एयर के साथ में नहीं था, एयर का हमारा जो लैंड पोल्यूशन वगैरह ये होता है उसके साथ में कोई लिंकेज नहीं था। लिमिटेड बजटरी लिंकेज था, हमारा बजट काफी लिमिटेड था। अब 2020 में क्या चेंजेस आ गया है, मिटिगेशन से एक तो हम अडाप्टेशन पे आ गए। सिर्फ हमको मिटिगेशन ही नहीं करना है, जो चीजें हम नहीं चेंज कर पा रहे उनके लिए हमको अडेप्ट भी करना है। ठीक है, तो अडाप्टेशन लेड डेवलपमेंट अप्रोच हो गई हमारे। स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस हमने कर लिया। मतलब पहले तो क्या ना कि जैसे नेशनल लेवल पे पूरे नेशन के लिए बनाया, उस स्टेट ने खुद को पूरे स्टेट के लिए बना दिया, बट अब हम क्या कर रहे हैं और वन स्टेज डीपर जा रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन विद प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया है,
इंटीग्रेट कर दिया हमने प्लानिंग और फाइनेंस को इसके साथ में। कन्वर्जेंस विद फ्लैगशिप सोशल सेक्टर स्कीम्स जैसे वाटर, एग्रीकल्चर और अर्बन हो गया, तो हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सोशल सेक्टर के, उनके साथ में हम इसको लिंक कर दिया है। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ कम्युनिटीज एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज है उसका स्ट्रॉन्ग रोल हमने आइडेंटिफाई किया है। आउटकम है रेजिलियंस फोकस मॉनिटरिंग, मीन्स हमको आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें, कि ऐसा नहीं है कि हम ना इतना बजट हमने दे दिया इसको, सपोज करो 200 करोड़ का बजट दे दिया, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब क्या हम सिर्फ आउटकम देखेंगे कि अगर आपने 200 करोड़ का बजट दिया है तो उसका आउटकम क्या निकला, तो ये होता है आउटकम बेस्ड बजटिंग। ओके, इसको आउटकम बेस्ड बजटिंग का कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें क्या ना कि बजट, अगले साल का बजट इस बेसिस पे दिया जाता है कि पिछले साल के बजट पे का क्या आउटकम रहा है ना। तो ये मोर और लेस हमारा सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का। अगर इस सेकंड पार्ट की हम बात करें स्टार्टिंग से, तो हमने क्या क्या देखा है इसमें। सबसे पहले तो हमने देखा है कि रिसेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स देखे हमने, परवरिश 3.0 देखा है। उसके बाद में हमने देखा है कि कैसे माइनिंग स्ट्रीमलाइन किया, रेगुलेशन एनवायरमेंटल एक्ट लेके आए, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी देखा हमने, जन विश्वास एक्ट देखा जिसके अंदर हमारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाटर एक्ट 1974 जो है, चारों पांचों एक्ट, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में हमने चेंज किया है कि जो छोटे छोटे क्राइम्स थे जिनके लिए टर्म थी, पनिशमेंट थी, जेल थी, उसको चेंज करके फाइन कर दिया है, ताकि क्या है ना कि थोड़ा इंडस्ट्रियल बूस्ट मिले हमारी इंडस्ट्री को। ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट को रेशनलाइज किया है। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क क्या है, क्लाइमेट और सस्टेनेबल, उसमें हमने IFSCA देखा कि इसका क्या है रोल, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है। एक हमने देखा ये BRSR है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, और इनका किस तरह से ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 2017 से 25 के बीच में चेंजेस किए हैं इन्होंने। ठीक है, फिर हमने स्टेट एक्शन प्लान देखा, क्या 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 चेंजेस स्टेट एक्शन प्लान में क्लाइमेट चेंज वाले में जो किया है स्टेट्स ने। स्टेट से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं हमारी अप्रोच को लेके। तो ये था मोटा मोटा इस चैप्टर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम हमारा नया चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।